क्या माँ जी, मैंने इसे कॉफी बोला था, लेकिन ये तो मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना कर ले आई है। एक काम ठीक से नहीं करती घर में। शादी किए हुए इसे 6 महीने होने को आए हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। क्या इसने ठीक से तुझे कॉफी नहीं दी? अभी बताती हूँ। और हम लोगों के लिए भी चाय के साथ सिर्फ इतने ही पकौड़े रख कर गई है, अभी तक नहीं आई। अरे ओ मनहूस गरीब, कहाँ रह गई? अरे अगले जन्म में नाश्ता लेकर आएगी क्या? ओ चुड़ैल श्वेता। बस आई माँ जी। अरे बस करो गायत्री, तुम उसे बेचारी को कितना कुछ बोलती हो। अब तो शादी को 6 महीने होने को आए हैं, तो मैं उसके साथ अभी तक अपनापन महसूस नहीं हुआ। कितने अच्छे से तो घर संभालती है और बड़ी बहू से ज्यादा काम करती है। गरीब की तरफदारी क्या ले रहे हो? 6 महीने हो गए, तब भी कुछ नहीं करना आया। देखो तो पकौड़े लेकर अभी तक नहीं आई, और उसको कैसे कॉफी बना कर दी है। और जहाँ तक काम की बात है तो कहती हूँ तब करती है वो। ऐसा कुछ नहीं है गायत्री, तुम नहीं भी रहती हो तब तक वो खाना भी बना लेती है, कपड़े भी धो लेती है, अपने आप कपड़े प्रेस करके सबके कमरे में रख देती है, सब कुछ कर देती है। फिर भी पता नहीं तुम्हें क्या शिकायत है। अरे भूल जाओ उस बात को कि तुम्हारा बेटा बिना तुम्हारी मर्जी के एक गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर ले आया है। आप बोल सकते हैं, आपको वो गरीब घर की लड़की पसंद आई होगी बहू के रूप में, लेकिन मुझे नहीं। मेरे लिए जो बहू है वो सिर्फ पारुल बहू है। उसका स्टेटस देखा? मैं पसंद करके लाई थी अपने जगदीश के लिए। कितनी पढ़ी लिखी गुणी है। वही तो पापा जी, गांव की गरीब घर की लड़की अगर यहाँ आकर काम भी कर देती है तो इसमें हर्ज क्या है? ये तो वो पहले भी करती होगी, लेकिन मुझे तो अपने घर में कभी आदत नहीं रही है। तो आप उसका और मेरा कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा पारुल ने। देखो अभी तक नहीं आई। लेकिन तभी श्वेता पकौड़े की ट्रे ले आती है। सॉरी माँ जी, वो मैं गोभी पनीर प्याज की पकौड़ी भी बना रही थी, इसीलिए आने में देर हो गया। देखा गायत्री, तुम्हें लगा बस वो थोड़े से पकौड़े लेकर चली गई, जबकि वो तो हम सबके लिए और बना रही है। हाँ तो अरे ओ करमजली, तूने बहू को ब्लैक कॉफी क्यों दे दी? चीनी नहीं है उसकी कॉफी में, ढंग से कॉफी बना कर दे। वो माँ जी, दीदी तो रोज मुझे ब्लैक कॉफी ही बनवा कर पीती हैं, तो आज भी मैंने वही दिया। हाँ वो तो मुझे आज ब्लैक कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा है। जाओ नॉर्मल कॉफी बना कर दे दो। ठीक है दीदी। बेचारी घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी दोनों श्वेता को अपनी उंगलियों पर नचाती है। कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है। मुझे तो शुभम की पसंद पर 1% का शक नहीं है। आगे 6 महीने से देख रहा हूँ उसको, वही 8 महीने बड़ी बहू को हो गए हैं। मजाल है वो अमीर बहू घर का एक काम कर दे, ऊपर से हमारी मैडम इन्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। पता नहीं क्या होगा इस गायत्री का। श्वेता कॉफी बनाकर पारुल को दे देती है। दोनों बेटे भी नहा धोकर चाय पकौड़े का लुत्फ उठाते हैं। इतने में श्वेता टिफिन बनाकर ले आती है और दोनों बेटे टिफिन लेकर चले जाते हैं। दोनों बच्चे ऑफिस गए हैं। सुनरी, लंच में भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाई और साथ में अजवाइन के पराठे, रायता, और शाम को पालक पनीर की सब्जी, उसके साथ चावल रोटी और कुछ चटपटा बना देना, समझी? आजकल बहुत काम से बचने लग गई है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद ही आपको कहने वाली थी कि पालक का सीजन शुरू हो गया है, पालक सस्ता बिक रहा होगा तो ज्यादा पालक लाकर कल सुबह पकौड़े भी बना देती हूँ। हाँ ठीक है, तो बाजार चली जाइयो। जी माँ जी। मैं क्या, पास वाले मॉल में ब्रांडेड कपड़ों की डिस्काउंट सेल चल रही है, हम दोनों चलते हैं ना माँ जी, सामान लेकर आएंगे। दीदी कपड़े सस्ते हैं तो मैं भी कुछ खरीद लूंगी। माँ जी, देखा आपने, जिस गरीब ने कभी मॉल ना देखा वो मॉल में जाकर महंगे कपड़े लाने की बात कर रही है। तुम्हारी औकात तो ऐसी भी नहीं है कि तुम शोरूम से ले लो, मॉल तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। अरे ले जाओ साथ में, क्या हो गया? नहीं नहीं, इस गरीब को मैं अपने साथ ले जाकर अपनी खिल्ली थोड़ी ना उड़वानी है। कहाँ हम अमीर लोग, कहाँ ये गरीब। राशन वाली शॉपिंग करनी है, राशन वाली शॉपिंग करनी है, बाजार जाना है, ये उसी जगह जाने के लायक है। हाँ माँ जी। यह सुनकर श्वेता को बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिन में वैसे ही चलते फिरते श्वेता को 50 बार खरी खोटी सुना दिया करती थी। हरिकेश समझता है, लेकिन गायत्री के सामने श्वेता को ज्यादा कुछ नहीं कह पाता था। फिर गायत्री पारुल के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। वहीं बहू दोपहर का लंच बनाकर बाजार से सब्जी खरीद कर ले आती है और रात को खाना बनाते बनाते उसे चक्कर आते हैं, तो पारुल को थोड़ा धक्का लग जाता है। अरे तुम पागल हो क्या? मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ और तुम काम करते करते इधर उधर गिर रही हो, ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। सॉरी दीदी, गलती से हो गया, पता नहीं शायद चक्कर आ गए थे। सब काम करने के बहाने हैं, जल्दी डिनर बनाओ। पारुल चली जाती है। श्वेता अकेले ही 3-4 तरीके का खाना बनाकर सबको खिलाती है, तो उसको खाने का मन नहीं करता। उल्टी होने पर वहां से चली जाती है। तब शुभम उसे पानी पिलाता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आजकल ज्यादा ही घर में काम करती हो और माँ भी तुम पर प्रेशर बनाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम करते वक्त थोड़ा बहुत वीकनेस आ जाती है, आप खाना खाकर आओ, मैं यहाँ पर हूँ। शुभम खाना खाने चला जाता है और श्वेता कुछ देर आराम करती है। फिर सबके खाना खाने के बाद झूठे बर्तन साफ करके रसोई साफ करती है, तब जाकर सोती है। अगले दिन भी वो कुछ काम कर रही होती है कि बेहोश हो जाती है और शुभम घर में डॉक्टर को बुलाता है, जहां चेकअप करके डॉक्टर कहता है, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर शुभम और श्वेता जी, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। अरे वाह, मैं बाप बनने वाला हूँ। श्वेता तुमने सुना? और तुम माँ, और माँ आप दादी बनने वाली हो। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने जो डॉक्टर ने बोला, इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है? माँ इतनी बड़ी बात है, आप दादी बनने वाली है और खुश नहीं है। कहाँ से खुश हूँ, जब तू मेरी सारी खुशियाँ पहले ही छीन चुका है। ये गरीब मुझे दादी बनाएगी अब। इतने में गायत्री वहां से चली जाती है। तभी हरिकेश आता है। अरे बेटा क्या हुआ? मुझे बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही, अभी डॉक्टर साहब को जाते हुए देखा और तेरी माँ का मुंह भी बना हुआ था।
अरे पापा, आप वो सब छोड़ो, खुशखबरी सुनो, आप दादाजी बनने वाले हैं और मैं पापा। अब मैं वो पल भी जीऊंगा जो मैंने आपके साथ बिताए हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, और मैं तेरा बचपन दोबारा जी लूंगा। आज मेरा दिल बहुत खुश है, मन कर रहा है ढोल नगाड़े बजवा दूं। इसी बात पर पापा जी मैं नारियल की बर्फी बना लेती हूँ, आपको बहुत पसंद है ना, और माँ जी को भी। हाँ बहू, लेकिन तू उसकी चिंता मत कर, मैं खुद बना लूंगा। अब तुझे आराम करना चाहिए। नहीं पापा जी, आराम तो मैं तभी करूंगी जब आपके साथ मिठाई बना लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं ज्यादा परेशानी वाला काम नहीं करूंगी। ठीक है बहू। श्वेता के आराम करने के बाद हरिकेश नारियल घिसता है तो बहू भी आ जाती है और नारियल की बर्फी बनाने में ससुर की मदद करती है। पापा जी, ये नारियल की बर्फी तो अच्छी लग रही है। हाँ हाँ बेटा, तेरे लिए है। पापा जी, आज आप रसोई में कैसे? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी जेठानी प्रेग्नेंट है। अब घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है तो उसके लिए इतना तो बनता है। वैसे भी ये कभी कुछ नहीं मांगती, तो मैंने ही इसके लिए आज नारियल बर्फी बनाने का सोचा। हो, अच्छी बात है। श्वेता, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी तो लॉटरी ही लग गई है। अब तुम्हारी बहुत सेवा होगी, तुम्हारे गरीब बच्चों को भी बहुत कुछ मिलेगा, गोद भराई में भी काफी तोहफे आएंगे। सच बताओ, ये सब तुम माँ जी का दिल जीतने के लिए कर रही हो ना? दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं। मुझे कोई कुछ भी नहीं देगा तब भी मेरी खुशी उतनी ही रहेगी। और खुश तो मैं जब होंगी जिस दिन माँ जी मुझे और मेरे बच्चे को अपना लेंगी। कितना इनोसेंट बनने का नाटक करती हो। इतना कहकर पारुल जा ही रही होती है कि सास पारुल से कुछ कहती है कि पारुल बेहोश हो जाती है। अरे पारुल बहू, पारुल तुझे क्या हुआ? पारुल बहू। अरे पारुल अचानक से बेहोश कैसे हो गई? जगदीश तो ऑफिस से आया नहीं अभी। आप चिंता मत करो पापा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। शुभम फौरन डॉक्टर को फोन करके घर बुलाता है, जहाँ चेकअप करने पर डॉक्टर सबको खुशखबरी देता है। क्या सच में मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे सुना ना आपने, मेरी पारुल बहू प्रेग्नेंट है, मैं दादी बनने वाली हूँ और आप भी दादा बनेंगे। डॉक्टर साहब, आपने तो मुझे ये खुशखबरी देकर बहुत अच्छा किया। ये लीजिए आपकी फीस। जी शुक्रिया। अब इनको हेल्दी चीज खिलाइए और अच्छी अच्छी चीजें पिलाइए। मैं चलता हूँ। खुशखबरी सुनकर गायत्री खुशी के मारे नाचने लगती है और रसोई से थाली चम्मच लाकर पीटने लगती है। अरे बल्ले बल्ले भगवान, मैं तेरा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं तो दादी बनने वाली हूँ। कहते हैं जब घर में लड़का आ जाता है तो ये ताली बजाते हैं, लेकिन मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा। आखिर माँ जी, मैंने आपको वो खुशखबरी दे ही दी जिसे आप कब से इंतजार कर रही थी। हाँ बहू, तुझे किसी की काली नजर ना लगे। थु 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 थु। माँ जी को सबसे पहले दादी बनने की खुशखबरी मैंने दी, लेकिन मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए वो खुश हुई नहीं। और जेठानी जी के लिए देखो, फुदक फुदक कर नाच रही हैं। शायद वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं और इसी वजह से मेरे बच्चे को भी कभी प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इंतजार करूंगी माँ जी। अरे गायत्री, इतना खुश तो मैंने तुम्हें श्वेता बहू के लिए भी नहीं देखा था जितना तुम बड़ी बहू के लिए हो। ये तो डबल खुशी की बात है कि हमारी दोनों बहू घर में खुशियां लेकर आ रही हैं। देखो जी, ये एक्टिंग का ढोंग मुझसे नहीं होगा। मेरी एक ही बहू है और वो है पारुल, तो पारुल के लिए खुश होंगी, ना कि अब इस गरीब के लिए मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। और हाँ, नारियल की बर्फी मेरी पारुल बहू को भी दे दो, वो भी खाए। और मैं जा रही हूँ मिठाई लाने, आखिर गली वालों को भी तो खुशखबरी देनी है। ये कहकर गायत्री चली जाती है, लेकिन पारुल को छोड़कर। श्वेता के लिए पति और ससुर दोनों को बुरा लगता है। दिन गुजरते हैं। अब सास श्वेता से अपनी प्रेग्नेंट पारुल बहू का काम करवाने लगती है। एक दिन, अरे ओ मनहूस, मेरी बहू के लिए हेल्दी सैंडविच बनाकर लाओ और जूस भी दे दे। उसे सुबह शाम दोनों टाइम देना है। जी माँ जी। और हाँ, इसके बाद कपड़े धो देना। माँ जी, शाम को मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, आप इसको बोल दो कि राजमा चावल बना ले। दीदी, आपको राजमा चावल नहीं खाना चाहिए, उससे गैस बन जाती है। तुम चुप करो, मैं तो वही खाऊंगी। सुनाई नहीं दिया तुझे मेरी बहू ने क्या कहा? शाम को आज राजमा चावल ही बनेगा। जी माँ जी। गायत्री, तुम्हें जरा भी उस पर तरस नहीं आता। पारुल की तरह वो भी गर्भवती है और उससे इस समय इतना काम करवाना ठीक नहीं है। अभी शुरुआत के महीने हैं। अरे तुम चुप रहो, वो गांव से है, गरीब है। किसी गांव में होती तो भी इतना ही काम करती और उसकी सेहत के लिए सब ठीक है। लेकिन पारुल बहू को तो आदत नहीं है ना, अब उससे ये सब करवाऊंगी तो उसको दिक्कत होगी। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। माँ जी ठीक कह रही हैं। देखा बहू, तुम्हारा प्यार पाने के लिए सब कुछ मंजूर कर रही है। गुस्से में हरिकेश वहां से चला जाता है और श्वेता पारुल को सैंडविच और जूस देती है। इसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे कपड़े धोकर सुखाती है और फिर शाम होने पर रात में राजमा चावल बनाती है और साथ में कस्टर्ड फूड बनाकर भी जेठानी को दे देती है। वाह, आज का खाना खाकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखा, तुम फालतू में ही बकवास कर रही थी। मुझे राजमा चावल खाकर कोई गैस नहीं बनी। वो इसलिए क्योंकि मैंने राजमा चावल में जेठानी जी सौंफ और हींग डाल दिया था, जिससे गैस नहीं बनती। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, वरना ये तो अपना ख्याल रख ही नहीं सकती। और ऐसे ही अपने और अपने बच्चों का भी ख्याल रखना। हाँ जी जी। ऐसे वक्त गुजरता है। गायत्री पारुल का सारा काम श्वेता से करवाती है और साथ ही घर का बाकी काम भी। बेचारी को बहुत थकान हो जाती थी, लेकिन अपने बच्चे की खातिर बीच बीच में आराम कर लेती थी। दोनों बहू का पेट निकलने लगता है। दोनों बहू के 4 महीने होने को आते हैं। एक दिन सास पड़ोसन से बात कर रही थी। अरे गायत्री, तेरी दोनों बहू में से सबसे पहले खुशखबरी तेरी गरीब बहू ने, मेरा मतलब छोटी बहू ने दी ना। तू तो उसे पसंद नहीं करती, अगर उसको लड़का हो गया तब तो तुझे प्रॉपर्टी उसको ही देनी होगी। अरे ये तू कैसी बात कर रही है? मैं अपनी दोनों बहू से बराबर प्यार करती हूँ। वो गरीब घर से है तो क्या हुआ, आखिर मेरे घर में डबल खुशी आने वाली है और वो कुछ भी दे। मेरे घर की दोनों प्रॉपर्टी दोनों बच्चों की, मैं किसी चीज का भेदभाव नहीं करती।
अच्छा ऐसा भी है क्या? लेकिन जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ तो अपनी छोटी बहू को पसंद नहीं करती, तो उसके बच्चे को भी कुछ देने से रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो अपनी दोनों बहू से बराबर प्यार करती हूँ और उनके बच्चों से भी करूंगी। दोनों हाथों में दोनों बच्चों को खिलाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गायत्री अपने कमरे में आकर झूलने वाली कुर्सी पर बैठकर सोचती रहती है। बात तो सही कही मधुलिका ने। अगर उस गरीब बहू ने लड़के को जन्म दे दिया और पारुल को लड़की हुई तो सारी प्रॉपर्टी वही ले जाएगी, और सबसे पहले खुशखबरी भी उसी ने दी है। नहीं, मैं उस गरीब बहू को फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहती, इसीलिए इस घर का बंटवारा पहले ही कर दूंगी ताकि हम कम हिस्से में वो रहे और ज्यादा हिस्से में मेरी पारुल और उसका बच्चा। और अगर किसी ने मुझे कुछ बोला तो कह दूंगी गरीब वाली अपनी अकड़ में अकेले रहना चाहती थी, खुद अलग हो गई। लेकिन इसका बंटवारा करने के बाद घर का काम कौन करेगा? उसके लिए भी मुझे केयर टेकर देखना पड़ेगा। चलो करते हैं इंतजाम। गायत्री घर के बाहर जाकर प्रॉपर्टी के कागज बनवा लेती है और आकर जब श्वेता पारुल को सूप दे रही थी तब, पारुल ये पी ले, उसके बाद मुझे तुम सबसे बात करनी है। बहुत सोच समझकर मैंने कुछ फैसला लिया है। ऐसा भी क्या फैसला है माँ जो आप मुझे ऑफिस नहीं जाने दे रही हैं? प्लीज बेटा, तू कितने सवाल करता है। थोड़ी देर बाद चले जाना ऑफिस, वैसे भी कंपनी के मालिक हो तुम। ओके माँ। बहू सूप खत्म कर लेती है, श्वेता झाड़ू लगा लेती है और घर के बाकी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। हरिकेश भी गायत्री को अजीब नजरों से देखता है। अरे मुझे ऐसा क्यों लगता है गायत्री कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है। गायत्री क्या बात है, बताओ। हाँ माँ, अब तो बता दो, सब लोग हैं यहाँ। हाँ, तो बात यह है कि मैं इस घर का बंटवारा कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, ये सब मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, लेकिन जो भी कर रही हूँ घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। तो इस घर का 70% हिस्सा पारुल और जगदीश का है, उनके होने वाले बच्चे का है, और 30% शुभम, तेरा, तेरी गरीब बीवी का, और जो घर के सामने हमारा 25 गज का घर है, फिलहाल तुम दोनों उसमें ही रहोगे। क्या? लेकिन माँ आप बंटवारा क्यों कर रही हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? ऐसे मुश्किल समय में मैं काम पर जाऊंगा तो श्वेता का ख्याल कौन रखेगा? उसे तो घर में होना चाहिए ना। अगर मैं नहीं होती तब भी वो तेरे पीछे अपना ख्याल रखती ना। तुम सामने वाले घर में रहोगे बस। आप ये गलत कर रही हैं इन दोनों के साथ। मैं समझ रहा हूँ, शुभम ने अपनी मर्जी से एक गरीब लड़की से शादी कर ली, तो आप उसके साथ ऐसा कब तक करोगे? अब तो उनका बच्चा होने वाला है। गायत्री, मैं जगदीश की बात से सहमत हूँ। तुम इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकती, अभी मैं जिंदा हूँ। तुम चुप रहो। मैं तुम्हारी बहू को लंदन नहीं भेज रही, घर के सामने ही रहेगी। जब चाहे मिल लेना, जब चाहे वो यहाँ पर आ जाएगी बीच बीच में। नहीं, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। लेकिन पापा जी, मुझे ये फैसला मंजूर है। अगर माँ जी ने हम दोनों के लिए कुछ सोचा है तो मुझे ये बंटवारा मंजूर है, मैं रह लूंगी। लेकिन श्वेता, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए शुभम जी, मैं माँ जी की किसी भी बात की तौहीन नहीं करना चाहती, समझो। ठीक है। देखा गायत्री, तुमने पता नहीं कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी और अमीर गरीब की पट्टी तुम्हारी नजरों से उतरेगी कि तुम हीरे जैसी बहू के साथ ये सब कर रही हो। इसके बाद श्वेता और शुभम सामने वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। गंदा घर होने की वजह से दोनों को मिलकर सफाई करनी पड़ती है। वहीं पारुल अपने खाने के लिए कुछ मंगाती है तो सास अपने हाथ से उसके लिए खाना बनाकर लाती है। बाप रे, मैं तो इतना काम करते ही थक गई। अब घर का काम और तेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे हाँ, केयर टेकर को बोला था मैंने, पता नहीं कब आएगी। माँ जी आप कितनी स्वीट हो, आपने मेरे लिए खाना बनाया, आपने केयर टेकर को बुलाया है। हाँ बहू। इतने में केयर टेकर आ जाती है। हेलो मैम, पारुल मैम का मुझे क्या क्या काम करना है आप बता दीजिए। वही शेफाली, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, दवाई टाइम पर देनी है, वॉक और एक्सरसाइज करवानी है। ठीक है मैम। केयर टेकर शेफाली पारुल का ख्याल रखती है। उसे 2-4 दिनों में टाइम पर फ्रूट्स वगैरह, टैबलेट्स और एक्सरसाइज करवाती है। वहीं बेचारी छोटे घर में श्वेता मुश्किल से रहती है। एक दिन वो चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। बाप रे, जमीन से उठकर खड़े होने में बड़ी तकलीफ होती है। ये 4 के बाद वाला महीना और भी संभाल के रहना होता है। शुक्र है रोटी बन गई, सब्जी भी बन गई, इस चूल्हे का धुआं भी आंखों में चुभता है। ये लीजिए, आपका टिफिन भी कर दिया मैंने। ठीक है श्वेता, अपना ख्याल रखना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से माँ तुम्हारे साथ ये सब कर रही है और इसमें हमारा बच्चा भी सफर कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए केयर टेकर लगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अपने ससुराल वाले घर के सामने ही तो हूँ। माँ जी पापा जी हैं, अगर कोई तकलीफ हुई तो वो आ ही जाएंगे, आप जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई बात हो तो फोन कर लेना। शुभम ऑफिस चला जाता है। श्वेता उठकर झाड़ू लगाने वाली होती है तो चक्कर आते हैं। तब हरिकेश आकर बहू को बिठाता है। हे भगवान, वैसे तो तुम बहू बोल रही थी कि मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम कैसे ख्याल रखोगी? अरे अकेले यहाँ घर के सामने हो, पर हम तो अंदर है ना। तुम्हारी सास बहुत बेकार है, पता नहीं क्या जरूरत पड़ गई बंटवारा करने की। अरे पापा जी, आप क्यों चिंता करते हो? मैं ठीक हूँ, ये सब तो इस समय थोड़ा बहुत होता रहता है। ठीक है, अब तू खाना खा ले, मैं लेकर आता हूँ। हरिकेश थाली में बहू के लिए खाना परोस कर लाता है। वहीं सामने से गायत्री देखकर मुंह फुला लेती है। बहू को खाना खिलाने के बाद जब हरिकेश घर में आता है तो गायत्री उसे ताना मार देती है। फिर गायत्री श्वेता के घर जाती है। श्वेता, मैंने बंटवारा किया है पर रिश्ते नहीं टूटे हैं। अब मैं तो बूढ़ी हूँ, घर का काम मुझसे नहीं हो रहा, इसीलिए घर का काम कर देना और अपनी जेठानी से भी पूछ लेना उसे किसी चीज की जरूरत है कि नहीं। ठीक है माँ जी। वाह गायत्री वाह, इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। श्वेता गायत्री के कहने पर घर जाकर खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है। इतने में पारुल उससे बुला लेती है। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? अब हम दोनों का 5वां महीना लगने वाला है। हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ और आप? मैं भी ठीक हूँ, पर तुम्हें पता है ना मुझे खुद को पैम्पर करने की कितनी आदत है। जरा मेरे नेल पेंट लगा दो, मैं झुक नहीं सकती। झुक तो तुम भी नहीं सकती, लेकिन तुम दूर बैठकर लगा लोगी। वो क्या है ना,
ये काम मैं अपनी केयर टेकर से नहीं करवा सकती। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर देती हूँ। आपके लिए बादाम का दूध बनाकर ले आऊँ, आपको अच्छा महसूस होगा। हाँ ठीक है। ये मेरा अपनी प्रेगनेंसी में भी कितना ख्याल रख रही है, और बेचारे खुद छोटे घर में रहकर सफर कर रही है, और माँ जी यहाँ पर भी इससे काम करवा रही है। बेचारी गरीब को लूट रही है। तब श्वेता रसोई में जाकर दूध बनाकर पारुल को देती है और उसके हाथ पैरों पर नील पेंट लगाने लगती है। वक्त गुजरता है, दोनों का 5वें से 7वां महीना लग जाता है। श्वेता अपने घर के काम भी करती है और पारुल के घर के काम भी करती है, और बेशरम सास 7वें महीने में भी श्वेता को बाहर जाकर भेजकर सब्जियां मंगवाती है। उसे अमीरी गरीबी का ताना देती है। वहीं घर जाकर शुभम अपनी पत्नी के पैरों की मालिश करता है। अरे आप रहने दीजिए, मेरे पैर छूकर मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। चुप करो तुम, तुम्हारा पति हूं मैं। हमारा बच्चा आने वाला है, तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगा क्या? तुम घर में अभी भी सबका ख्याल रखती हो, भले ही बंटवारा हो गया हो, और मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे शादी की। माँ को तुम चाहे जैसी भी लगती हो। शुभम जी, ये आपका प्यार बोल रहा है, और आप इतने अच्छे हो कि आपको बाकी जने भी अच्छे लगते हैं। अरे बस बस, अब आराम करो। तब श्वेता सो जाती है। अगले दिन पारुल उसे अपने पैर की मालिश करवाने के लिए बुलाती है। अरे वाह श्वेता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जब मालिश करती हो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। वैसे तुम्हारा शरीर थकता नहीं है क्या ये सब काम करते हुए? माँ जी तुम्हें इतना भला बुरा कहती हैं। दीदी, माँ जी माँ है, माँ की बातों का कोई बेटी भला बुरा मान सकती है? ये कितनी अच्छी है, इसके मन में कोई मैल नहीं है। गधे घोड़े की तरह हमेशा काम करती रहती है, वो भी प्रेगनेंसी में, और माँ जी को तरस नहीं आता। अच्छा ये लो, तुम भी मेरे फ्रूट्स खा लो। वहाँ अपना ख्याल रखती हो? टाइम ही नहीं मिलता दीदी, बस मेरा बच्चा ठीक ठाक रहे, स्वस्थ आ जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिना चाय पिए कैसे ठीक रहोगी? अब से रोज खाना जब मुझे दोगी, और हाँ, माँ जी को मत दिखाना। ठीक है दीदी। पारुल के मन में श्वेता के लिए प्यार उमड़ने लगता है। वो चुपके चुपके उसके साथ मस्ती करती है और उससे भी ताकत वाली चीज खिलाती है। गायत्री की नजरों से बचकर वो ये सब करते हैं, लेकिन गायत्री के आते ही श्वेता उसकी सेवा करने लगती है। दोनों का 9वां महीना पूरा होने में 25 दिन बाकी थे। इससे पहले पारुल को लेबर पेन शुरू हो जाता है और अस्पताल में उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। पारुल बेटी को जन्म देती है और सी सेक्शन की वजह से उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती है। घर पर सास अकेले उसका ख्याल नहीं रख पाती, तो उस टाइम भी श्वेता से पारुल और उसके बच्चे का ख्याल रखवाती है। श्वेता बड़ी मुश्किल से एक एक कदम रखकर चल फिर पाती थी। हाँ बाप रे, अब तो चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन दीदी की बेटी को नहलाना भी है और उसकी मालिश करके उसे सुलाना भी है, मुझे करना ही होगा। खड़ी खड़ी बातें क्या कर रही है? जाकर अपनी जेठानी को दूध दे और उसकी बच्ची को नहला। तब श्वेता पारुल को दूध देती है और उसकी छोटी सी बच्ची को बड़े प्यार से नहलाकर उसकी मालिश करके सुला देती है। गायत्री, तुम्हें तो अपनी पारुल बहू और उसके बच्चे से बहुत प्यार है, तो ऐसे काम खुद कर लो। उस बेचारी से 9वें महीने में करवाना जरूरी है क्या? अरे तुम चुप रहो, 9वें महीने में इतना करेगी तभी तो इसकी डिलीवरी ठीक से होगी, उसकी तो हुई नहीं। हाँ, तो इसका कारण भी तुम हो। बहू को बिठाकर रखने की वजह से उसे जल्दी बच्चा हो गया। अरे तुम मुझसे बहस मत करो। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन श्वेता अपने घर में पानी पी रही होती है कि लेबर पेन होने लगता है और वहीं बेहोश हो जाती है। खिड़की से पारुल उसे देख लेती है। माँ जी, मैंने उसे देखा, वो बेहोश हो गई है। माँ जी, उसे अस्पताल ले जाना होगा। अरे छोड़ उसको, तू अपना ख्याल रख, उस गरीब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस माँ जी, बहुत सुन लिया मैंने, लेकिन अब कुछ नहीं। आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? एक औरत होकर औरत की परेशानी नहीं समझ रहे, लेकिन आप उसके 9वें महीने में भी इतना सफर करवा रही हैं। क्या आपके लिए अमीर गरीब ही मैटर करता है? आपके बेटे का खून पल रहा है उसके पेट में, उसके बच्चे को कुछ हुआ तो आप देवर जी को कैसे मुंह दिखाएंगी? बताइए। पापा जी जल्दी चलिए, श्वेता की तबीयत खराब है। हाँ बेटा। तब पारुल हरिकेश श्वेता को अस्पताल ले जाते हैं, जहां होश में आने पर वो नॉर्मल डिलीवरी से बेटे को जन्म देती है। ससुर खुशी से अस्पताल में मिठाई बांटता है। पारुल भी अपनी बेटी को अपने पास रखती है और ससुर छोटे से घर में श्वेता का गृह प्रवेश करवाता है और गायत्री से कोई बात नहीं करता। मैं दादा बन गया, देखो तो मेरे पोता पोती मेरे पास है। मैं तो अब से बड़ी बहू यहीं रहूंगा इसका ख्याल रखने के लिए। हाँ पापा जी, श्वेता ने मेरा इतना ख्याल रखा, मैं भी उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखूंगी। बस यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए मैं सामने से ही आ जाऊंगी, और माँ जी से तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी। मुझे भी माँ से कोई बात नहीं करनी। वैसे भी मेरे गरीब बच्चों को वो क्यों आशीर्वाद देगी? 2 दिन बाद बंटवारे वाले घर में सब लोग छोटी सी पार्टी करते हैं, बच्चों की रौनक होती है। वहीं बड़ा सा घर गायत्री को अकेले काटने को दौड़ता है, कोई उससे बात नहीं करता। मैं अब यहाँ और अकेले रहकर नहीं घुट सकती। मेरा पूरा परिवार, मेरे दोनों पोता पोती उस घर में। पारुल भी मुझसे नाराज हो गया। सच में वो लोग गरीब घर में भी खुश है, और इतने बड़े अमीर घर में मेरे पास कुछ नहीं है। क्या फायदा ऐसी दौलत का? अपनी गलती का पछतावा करके गायत्री हाथ जोड़कर श्वेता के सामने जाती है और झोली फैलाकर कहती है, श्वेता, पारुल, हरिकेश जी, मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। आप सब मुझे माफ कर दीजिए और मेरी झोली में खुशियाँ डाल दीजिए। उस बड़े से अमीर घर में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे समझ आया कि जहाँ प्यार और अपनापन होता है वहीं सबसे बड़ी अमीरी होती है। श्वेता, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अपने पोता पोती को कब गोद में ले पाऊंगी? माँ जी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे बड़ी और कोई बात क्या हो सकती है? और मैं होती कौन हूँ आपके पोते से आपको दूर करने वाली? ये लीजिए। शुक्र है माँ जी, आप समझ गई कि असली प्यार दौलत से नहीं, अपनों के साथ होता है। इस तरह गायत्री बड़े प्यार से दोनों पोता पोती के साथ खेलती है और अपने घर में दोनों बहू का गृह प्रवेश करवाती है, और बंटवारे के कागज फाड़कर वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।